हेलो एवरीवन, दिस इज अमित, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एएनएम एमसीएच गया। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे बीसीईसी यानी बिहार बीएससी नर्सिंग एंड इसके अंतर्गत जितने भी कोर्सेज आते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीपीटी, बीआरआईटी, बीओटी, ईटीसी, तो इन सब का प्रिपरेशन कैसे करें इस लास्ट 2 मंथ में, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स है, इस लास्ट 2 मंथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर कौन से मीडियम में आता है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो को पूरा देखना। तो ये है बीसीईसी का ऑफिशियल नोटिस जो कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसी नोटिस के थ्रू हम जानेंगे कि बीसीईसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बीसीईसी के बारे में। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे बीसीईसी के बारे में कि ये बीसीईसी होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बीसीईसी। तो बीसीईसी का मतलब होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यह एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जिसे कंडक्ट करती है बीसीईसी बोर्ड। आप इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है, जैसे आपका हो गया बीएससी नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, बीआरआईटी हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यही मैं इसकी मार्क्स की बात करूँ कि टोटल मार्क्स कितना होता है इसमें, तो टोटल मार्क्स हो जाता है आपका ये 1200 का होता है। एंड क्वेश्चन की बात करूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, तो आपको 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किस प्रकार है, तो देखो मान लिया कि मैंने पीसीएम ग्रुप लिया, तो पीसीएम फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 100, मैथ से भी 100। उसी प्रकार पीसीबी का लिया तो पीसीबी में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से भी 100 एंड बायो से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका इस प्रकार टोटल हो गया आपका कितना 300 क्वेश्चन। कितना हो गया आपका 300, और टोटल मार्क्स कितना होगा 1200, क्योंकि एक अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसमें 4 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड अगर आप वही गलत करते हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस OMR को फिल करते टाइम आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका निगेटिव में भी मार्क्स जा सकता है। तो उसी प्रकार आप अपना OMR को फिल करें। अगर एक्यूरेट 100% आप सही है कि इसका आंसर यही है, तभी आप उसको फिलअप करें, अन्यथा नहीं करें। नहीं तो आपको जितना भी मार्क्स आ रहा है उससे कम आ जाएगा, तो आपका ऐसे भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस बात को ख्याल रखना। तो चलिएगा जी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। एंड इसके बाद हम बीसीईसी 2025 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम बीसीईसी 2025 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो ये है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का है, तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड। एक और बात गाइज, ये क्लास 11th एंड 12th दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीसीईसी में। तो अब दोनों का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हमारा 11th का है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी प्रोजेक्ट। इसी प्रकार ये फिजिक्स का हो गया। 12th में आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ये सारे हो गए फिजिक्स के टॉपिक्स। देन उसके बाद आपको केमिस्ट्री में दिखाते हैं। ये केमिस्ट्री में ये 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन, ये सारे हो गए आपको केमिस्ट्री का टॉपिक्स हो गया। तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है गाइस, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। आप पता ही होगा कि हॉस्टल में रहने पे तो बच्चे लोग करते ही हैं शरारत, तो कितना शांत रहता आप लोग को भी पता है हॉस्टल, तो मैनेज कर लेना। एंड ये बायोमोलिकुल्स है, ये आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों में हेल्प करेंगे, तो ये तो ज़रूर कर लेना। ये मैथ में कौन कौन हो, सेट एंड फंक्शन हो, अलजेब्रा 1 एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे इसमें भी कैलकुलस 1 एंड 2, तो ये सारे टॉपिक्स है मैथ के। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ बायोलॉजी का आ गया।
तो ये फिजिकल ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हो गया आपका, सेल हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड ये सारे हो गए बायो का। देन उसके बाद एग्रीकल्चर का है, तो जो भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो आप अपना देख सकते हैं ये पे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ऐसे मैं इसका PDF पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना, नहीं तो आप BCC का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। एंड इसके बाद हम एक और बात डिस्कस करते गए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत सारा कमेंट भी हमें आया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, कि इस BCC में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो गाइज, नंबर 1 में आता है आपका, नंबर 1 में क्या आता है कि कैंडिडेट शुड बिलोंग टू बिहार स्टेट। इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि कैंडिडेट बिहार स्टेट का मूल निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर बात, कैंडिडेट पेरेंट्स मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार स्टेट। यानी कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ होना चाहिए? बिहार में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बिहार में होना चाहिए। एंड तीसरा नंबर बात, कैंडिडेट दोज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड रेफ्यूजी ऑफ बिहार स्टेट कैन ऑल्सो अप्लाई। इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स रजिस्टर्ड रिफ्यूजी ऑफ बिहार स्टेट के हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट, कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स किसी और स्टेट से है, कोई बात नहीं, मतलब कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स किसी और स्टेट से कोई बात नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में गवर्नमेंट जॉब है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में अप्लीकेबल, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो भी अप्लीकेबल है। तो ये सारे बातें आप याद रखना गाइज। अगर ये बातें एक बार में समझ नहीं आई होगी तो आप रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था इससे रिलेटेड। सो मैंने आज इस वीडियो में ये भी मैंने कवर कर लिया है। तो आगे डिस्कस करते हैं, एंड यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ देखो गाइज, ये कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक 40% और एक 60% 60%। तो 40% आपका जनरल के लिए यहाँ रखा गया है, जनरल के लिए 40%, और 60% आपको कैटेगरी के लिए डिवाइड किया गया, रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो वही मैं सबसे पहले बात करूँ कि एसी के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है। तो 16% एसी के लिए रखा गया है, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12% एंड आरसीजी के लिए 3% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रखा गया है। तो आप देख सकते हैं। एंड आपका 40% यूआर के लिए क्या है? किसके लिए है? यूआर के लिए, जनरल के लिए है यहाँ पे। चलिए एंड आगे डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ दिखाते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, किस शेड्यूल में होगा। तो मैंने बताया है कि टोटल 1200 का मार्क्स होता है एंड 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए 100 क्वेश्चन हुए तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर 400 पूर्णांक हो गया मार्क्स टोटल। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम क्या चीज़ का होगा? तो आपका फिजिक्स का होगा। फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा 9 बजे से लेकर आपको 10:30 बजे तक होगा। देन आपको आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। देन उसके बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा एंड 11 बजे से होगा एंड 12:30 बजे तक चलेगा। देन फिर आपको ब्रेक मिलेगा एंड उसके बाद मैथ का एग्ज़ाम होगा। तो मैथ का 2 बजे से एग्ज़ाम होगा 3:30 बजे तक। एंड वही बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा फिर 4 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक हो जाएगा आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम। एंड उसके बाद अगले दिन अगर एग्रीकल्चर का होगा, तो जिन भी स्टूडेंट का एग्रीकल्चर होगा तो उनको अगले दिन एग्ज़ाम होगा 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो आप ये देख सकते हैं। एक और बात गाइज, ये आपको जितना समय मिला गया है यानी कि 1.5 घंटा आपके पास समय है, तो इतना अंदर में ही आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सब समझना है क्या नहीं है, और उसी के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप की उसी 1.5 घंटा के अंदर ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है एंड फिलअप भी करना है। तो आप ये देख सकते हैं।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो कौन कौन से कॉलेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की बात, उससे पहले हम एक और बात बता देते हैं गाइज, ये आपका अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, यही सब जगह आपका सेंटर पड़ेगा। तो आसपास ही रहता है, उतना ज़्यादा दूर तो रहता नहीं है, तो देख सकते हैं। एंड चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से कोर्स मिलेंगे हमें। तो यहाँ इंजीनियरिंग के लिए हम सबसे पहले देखते थे। इंजीनियरिंग के लिए देखिए भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मतलब ये सारे आपका लिस्ट है। ये ब्रांच हो गया इंजीनियरिंग में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांच हुए। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं कि कितना सीट्स किस कोर्स में एंड किस कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है। तो ये इंजीनियरिंग का ये सब है, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसके नीचे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आ गया यहाँ, ये आ गया आपका बी फार्मा के लिए, जिसे पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट अप्लीकेबल है इस कोर्स को करने के लिए। बी फार्मा, तो बी फार्मा 2 ही जगह होता है, जीपीएफ गुलजारबाग पटना और एमआईटी मुजफ्फरपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सीट्स अवेलेबल है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि फीमेल यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस, फीमेल ईडब्ल्यूएस, एससी, सारा देख सकते हैं कि किस सीट में किस कोर्स में कितना सीट्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। तो ये फिजियोथेरेपी हो गया, ये सारे लैब हो गया, ओटी हो गया, ऑप्टोमेट्री, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनको लोग ज़्यादा करना चाह रहे हैं अभी एमबीबीएस के बाद, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो है बीएससी नर्सिंग। तो आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, एनएमसीएच नालंदा हो गया आपका, भागलपुर डीएमसीएच गया, ये सारे जगह कॉलेज हैं। ये 9 है टोटल, कितने हैं टोटल 9 कॉलेज है। एंड टोटल सीट्स की बात करूँ तो टोटल 540 आपका सीट्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये डीक्यू के लिए भी यहाँ पे है 27 सीट्स। सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है। एंड ये कुछ प्राइवेट कॉलेज के नाम है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है वो, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गाइज। एंड अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं गाइज कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है, क्या है बीसीसी 2025 के लिए, क्योंकि आप लोग इसी के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो चलिए गाइज अब हम वही बात डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज। तो चलिए गाइज हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं बीसीसी 2025 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है या चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं बीसीसी, लिखे BCE 2025। देन आपको क्या चीज़ का, सबसे पहले हम फिजिक्स का लिख लेते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 में वो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड में काइनेमैटिक्स। थर्ड में लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ में हो गया आपका ग्रेविटेशन। फिफ्थ में हो गया एसएचएम एंड वेव। सिक्स्थ में हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। सेवेंथ में हो गया आपका ऑप्टिक्स। 8 में हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी।
9th में हो गया आपका रोटेशनल मोशन। 10 में EMI एंड AC। 11 में हो गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड लास्ट 12 में हो गया आपका डायमेंशन। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से आप कवर कर लेना। तो ये सारे हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो इसको आप फिजिक्स को कवर कर लेंगे। देन हम इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ के बारे में हम बात करते हैं? केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं केमिस्ट्री, चलिए। एंड इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं। तो 1 नंबर में इसमें आ गया आपका केमिकल बॉन्डिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है गाइज, आपको तो इसको हर हाल में करना ही पड़ेगा। ये बेस है, पूरे केमिस्ट्री का बेस है। 2 नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 नंबर में आ गया आपको P ब्लॉक। 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 5th नंबर में आपका थर्मोडाइनामिक्स। 6 में इक्विलिब्रियम। 7 में बायोमोलिक्यूल्स। ये आपका बायो में भी हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी काम कर देगा, तो ये पढ़ना जरूर। रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। 10 नंबर में DNF ब्लॉक। 11 में आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC अच्छे से पढ़ना। एंड नेम रिएक्शन, ये अच्छे से इतना देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टोटल देख लेना है गाइज। एंड देन इसके बाद इसी में चलो बता देते हैं बायो का बता देते हैं इसमें क्या चीज़ का। तो बायो के लिए क्या क्या है, तो इसमें सेल, 2 में सेल साइकिल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वर्ड से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो लैटिन वर्ड ये उस जगह से, तो उसको भी देख लेना आप। एंड उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ये देख लेना। एंड ये क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का उसका एग्जाम्पल सब देख लेना। क्या देख लेना, उस सब का एग्जाम्पल से देख लेना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये सभी, तो उसको देख लेना, आप अच्छे से देख लेना। एंड और इसके बाद अब फिज़िक्स की बात, फिज़िक्स तो बता ही दिया मैंने। मैथ की बात करूँ कि मैथ में क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इधर ही बता देते हैं। इसमें भी मैथ में क्या क्या है, तो मैथ के लिए आपका वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, कैलकुलस 1 एंड 2 दोनों, उसके बाद अलजेब्रा 1 एंड 2, देन उसके बाद सेट एंड फंक्शन, पाँच नंबर हो गया आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। गाइस इस पे बहुत गंदा राइटिंग बैठ रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसलिए मैंने साथ साथ बोल भी दिया है। इससे बहुत ही गंदा राइटिंग बैठ रहा है, तो आप मैनेज कर लेना अपने तरीके से। स्टैटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग 9 नंबर में आपका हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये सभी रह गाइज बीसीसी 2025 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। बट एक बात मैं कंफर्म बता दूँ गाइज कि जो बच्चे 1-2 बार कम से कम सिलेबस पढ़े हैं उसके लिए ये काम करेगा, ये कारगर उसके लिए। अब ऐसा नहीं कि कोई कभी पढ़ा ही नहीं है और वो कहेगा कि मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले से अगर हल्का फुल्का भी पढ़े हैं तो उसके लिए बेनिफिट होगा, उसके लिए मैंने ये बताया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ाई नहीं किए तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अगले साल के लिए 2026 के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि आपका 2026 में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास अब टाइम बचा नहीं है। ये 1-1.5-2 महीने ही आपके पास समय है, तो 1-1.5-2 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में एक और बात गाइज, ये कुछ ये डेट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 9 से ही, एंड लास्ट डेट की बात करूँ तो ये 6 मई तक चलेगा। तो अभी तक जो बच्चे फिलअप नहीं किए फॉर्म वो फिलअप कर ले, मैंने बता दिया क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल हो रहा है तो आप आवश्यक फॉर्म को फिलअप करें। एंड वही मैं इसकी पेमेंट की बात करूँ तो ये 7 तक ले पेमेंट होगा। एंड एडिटिंग अगर कोई गलती हो जाता है तो आप कब तक एडिट कर पाएंगे, तो ये 8 और 9 2 दिन। एंड एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 24 को, एडमिट कार्ड आपका 24 को आ जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड वही एग्ज़ाम की बात करूँ कि ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका 7 को होगा। ये कंफर्म रहो कि 7 और 8 को ही होगा, क्योंकि लास्ट बार जो डेट बताया गया था उस दिन ही एग्ज़ाम हुआ था। तो ये कंफर्म रहो कि 7 और 8 को एग्ज़ाम होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो नर्सिंग सिबलिंग्स को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी हर एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।